गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कठोर एवं मृदु अम्ल तथा क्षार हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने एसिड और बेस के बारे में पहले पढ़ रखा है। इसमें हमने जो नॉर्मल बात करते हैं वो हम लिटमस पत्र के आधार पर भी इनको क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल होता है और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्षार होता है। ये नॉर्मल वे में हमने बात कर रखी है। इसके बाद हम आर्नियस कॉन्सेप्ट थ्योरी देखते हैं, ब्रोंस्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट देखते हैं और एक लुइस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। और जो लास्ट जो थ्योरी है वो कठोर एवं मृदु अम्ल क्षार अम्ल तथा क्षार है। ठीक है, हम नॉर्मल वे में सबसे पहले लुइस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा। जो बेस क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्टर होता है, ग्रहण करता है। इसके एग्जाम्पल देखें बेस के तो अमोनिया, जल, H-F- NH2-OH- इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इसी तरह से लुइस एसिड के जो एग्जाम्पल हैं वो H+, Br+, Cl+ और इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले बोरॉन फैमिली, बेरिलियम फैमिली वाले कंपाउंड देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है और इसका एक बार हमने डिसोसिएशन किया है तो H+HSO4- बना और इसका जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन HSO4- की कंसंट्रेशन अपॉन H2SO4 की कंसंट्रेशन है। इसी तरह से वापस हम इसका HSO4 का फर्दर डिसोसिएशन करते हैं तो H+SO4 2- बनता है और इनका वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखेंगे तो Ka2 बराबर H+ की कंसंट्रेशन SO4 2- की कंसंट्रेशन अपॉन HSO4 की कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो इनकी रेट देखने को मिलती हैं वो Ka की कंसंट्रेशन Ka2 से ज़्यादा देखने को मिलती है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ H2SO4 से प्रथम H+ आयन आसानी से निकल जाता है, अर्थात इसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं समग्र स्थायित्व स्थिरांक। समग्र स्थायित्व स्थिरांक ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यहाँ पर Ag+ और अमोनिया की रिएक्शन करवा के ये कॉम्प्लेक्स बना रखा है और इसकी जो रेट है K1। इसी तरह से इसी को फर्दर रिएक्शन अमोनिया से करवाई और AgNH3 कोष्टक प्लस ये कॉम्प्लेक्स बना है। ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही। जब मैं सिल्वर और अमोनिया के 2 अणु ले लेता हूँ और इसको ओवरऑल रिएक्शन को एक ही स्टेप में करवाने का प्रयास करते हैं तो उसको बीटा के नाम से जानते हैं। इसे समग्र स्थायित्व स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर K1 और जो K2 के गुणनफल का बीटा के लगभग बराबर देखने को मिलता है और यही बात यहाँ लिखी हुई है। यहाँ समीकरण 1 और 2 का गुणनफल समीकरण 3 के लगभग बराबर होता है। इसे समग्र स्थायित्व स्थिरांक या बीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
ये आपका समग्र स्थायित्व स्थिरांक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कठोर व मृदु अम्ल क्षार। संकुलन अभिक्रिया में बंधन की प्रायिकता के आधार पर आर्लेन, चैट और डेविस ने धातु आयनों व लिगेंडों को दो भागों में बांटा है, क्लास ए मेटल आयन और क्लास बी मेटल आयन। क्लास ए मेटल आयन के अंदर क्षार धातुएं, क्षार मृदा धातुएं और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हल्के संक्रमण तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है Ti4+, Cr3+, Ap3+, CO3+। एल्कली मेटल जो क्षार धातु हैं वो कौन कौन सी हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम आते हैं। और एल्कली अर्थ मेटल क्षार मृदा धातु में बेटा, मंगे, कार, स्कूटर, पापराजी, इस तरह से इनको याद रखना है। और जो क्लास बी हैं इनके अंदर निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भारी संक्रमण तत्व आते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं Cu+, Hg+, Pd2+, Pt2+ देखने को मिलता है। इनका जो आकार होता है, वर्ग ए का जो आकार होता है वो छोटा होता है, जबकि इनकी साइज बड़ी देखने को मिलती है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाई होती है, जबकि इनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इनकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है, लेस पोलराइजेबिलिटी होती है, सरलता से ध्रुवित नहीं होते, जबकि आसानी इजीली से ध्रुवित हो जाते हैं, तो हाई पोलराइजेबिलिटी होती है। ठीक, अगला जो क्लासिफिकेशन देखते हैं, आर्लेन, चैट व डेविस ने लिगेंडों के व्यवहार के आधार पर दो भागों में बांटा है। इसमें वर्ग ए के लिगेंड और वर्ग बी के लिगेंड आते हैं। ऐसे लिगेंड जो वर्ग ए के धातु के साथ आसानी से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं या करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो इसमें आते हैं NH3, R3N, H2O, F- आएंगे। और ये वर्ग बी के जो वर्ग बी के धातुओं के साथ में आसानी से संकुल नहीं बना पाते हैं, जबकि ए के साथ में आसानी से संकुल बना लेते हैं। इसी तरह से वर्ग बी के जो लिगेंड है, ऐसे लिगेंड जो वर्ग बी के धातु के साथ आसानी से सहयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसके एग्जाम्पल R3P, I- R2S होते हैं। और ये Ag+, Cu+, Pt2+, Pd2+ के साथ में आसानी से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, जबकि वर्ग ए के धातु के साथ में ये संकुल नहीं बनाते हैं। इसके अब हम देखते हैं पियर्सन का कठोर व मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत। पियर्सन ने जो किसी स्थायी यौगिक का निर्माण तब होता है जब पियर्सन ने ये कहा कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कब स्टेबल होगा, जब हार्ड के साथ इंट्रैक्शन करें या सॉफ्ट के साथ इंट्रैक्शन करें, तब स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसी बात को यहाँ कहा गया है। तो पियर्सन के अनुसार किसी स्थायी संकुल का निर्माण तब होता है जब अम्ल व क्षार दोनों ही कठोर हो, यानी कि दोनों ही मृदु हो, अर्थात कठोर अम्ल व कठोर क्षार के साथ व मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ स्थायी संकुल का निर्माण करता है। यानी कि हार्ड के साथ और सॉफ्ट के साथ में इंट्रैक्शन करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ में स्थायी संकुल बनाती है, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ में स्थायी संकुल बनाती है। अगर हमने कठोर अम्ल और मृदु क्षार ले लिया तो हार्ड एंड सॉफ्ट हो रहा है, तो ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी तरह से आपने मृदु अम्ल और कठोर क्षार ले रखा है तो भी ये अस्थायी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इनके अनुसार हार्ड के साथ रिएक्शन करता है, जबकि सॉफ्ट के साथ रिएक्शन करके स्थायी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। पियर्सन के अनुसार वर्गीकरण आर्लेन, चैट व डेविस के धातु आयनों के वर्गीकरण में ए वर्ग को कठोर अम्ल व बी वर्ग को मृदु अम्ल कहा है, तथा लिगेंडों के वर्गीकरण में वर्ग ए को कठोर क्षार जबकि वर्ग बी को मृदु क्षार माना है।
अब पियर्सन के अनुसार अपन इनका कठोर अम्ल, कठोर क्षार, मृदु अम्ल, मृदु क्षार का वर्गीकरण करते हैं। पियर्सन के अनुसार वर्गीकरण कठोर अम्ल, मृदु अम्ल। उच्च, यहाँ पर इसमें कौन कौन सा आएंगे वो आपको ध्यान में रखना। हाई उच्च धनावेश वाले, हाई पॉजिटिव चार्ज वाले, और साइज छोटी होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए, और कम ध्रुवता होनी चाहिए, लेस पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए, और इनमें डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, और ये अधिक सक्रिय धातु होते हैं। साथ में अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं। अब इन्हीं का वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पर मृदु अम्ल में निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, साथ में लो पॉजिटिव आवेश होता है, और बड़ा साइज बड़ी होती है, अधिक ध्रुवता रखता है यानी कि इजीली पोलराइजेबिलिटी होगी, और इनमें डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। ये कम सक्रिय, ये कैसे होता है, ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जबकि ये कम सक्रिय धातु होते हैं, रिएक्टिविटी इनकी लो होती है, और ये अक्रिय गैस विन्यास नहीं रखते हैं, जबकि ये वाले जो तत्व होते हैं कठोर अम्ल वो अक्रिय गैस विन्यास, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। इसके बाद सीमावर्ती बॉर्डर वाले, लाइन वाले कौन कौन से हैं, तो जो सीमावर्ती के अंदर जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार कर सकते हैं वो सीमावर्ती के अंतर्गत आएंगे। तो सीमा रेखा वाले अम्ल व क्षार जिनके गुण अम्ल व क्षार से मिलते हैं उनको हम सीमावर्ती के अंतर्गत रखते हैं। अगला वर्गीकरण करते हैं कठोर क्षार व मृदु क्षार के बारे में। तो इनके इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु का आकार, जो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होता है उनकी जो साइज होता है वो छोटी होती है, जबकि इनकी साइज बड़ी होती है। इनमें निम्न ऋणावेश होता है, लो नेगेटिव आवेश देखने को मिलता है, जबकि इसमें हाई नेगेटिव आवेश देखने को मिलता है, और ये कठिनाई से ध्रुवित होते हैं यानी कि लेस पोलराइजेबिलिटी का गुण देखने को मिलता है, जबकि इजीली पोलराइज्ड हो जाते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती हैं, जबकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। ये अधिक क्रियाशील अधातु होते हैं। ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं, जबकि ये कम क्रियाशील अधातु होते हैं। अब इनके कठोर अम्ल और कठोर क्षार, मृदु अम्ल व मृदु क्षार के अंतर्गत कौन कौन से स्पीसीज आती हैं उनको हम देखते हैं। कठोर व मृदु अम्लों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। कठोर अम्ल, सीमावर्ती और मृदु अम्ल, ठीक, इन दोनों के अंदर ये आते हैं सीमावर्ती वाले। तो वो कौन कौन से, देखो कठोर अम्ल को याद करने का तरीका ये है कि पहले एल्कली मेटल आ जाएंगे, फिर एल्कली अर्थ मेटल के आयन आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। स्केडियम, लैंथेनम, सीजियम 4+, गैडोलियम 3+, ल्यूटेशियम, थोरियम, यूरोपियम 4+, प्लूटोनियम 4+, टाइटेनियम, जिरकोनियम 4+, है ना। इस तरह से इन कंपाउंड जो स्पीसीज दे रखे उनको आपको ध्यान में रखना है। और जो सीमावर्ती हैं इसमें मेन आप जरूर ध्यान रखें, Fe2+, CO2+, Ni2+, Cu2+, Zinc2+, है ना। और इसी तरह से ऑस्मियम 2+ है, और यहाँ पर पैलेडियम 2+ और लेड 2+, Pb2+ आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर देखो मृदु अम्ल के अंतर्गत पैलेडियम 2+, Pt2+, Pt4+, और जितनी भी अपनी सिक्का धातु हैं वो इसमें आ जाएगी, Cu+, Ag+, Au+, कैडमियम 2+, Ag+, Ag2+, है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर इनको, इन सारी स्पीसीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अपन कठोर अम्ल, कठोर क्षार का वर्गीकरण करने के बाद मृदु अम्ल व मृदु क्षार का वर्गीकरण करते हैं। कठोर क्षार और सीमावर्ती मृदु क्षार में कौन कौन सा आएंगे, NH3, RnH2, N2H4, H2O, OH-, O2-, है ना। इनको आप जरूर ध्यान में रखें। O2- है, OH- है, जल है, ROH है, RO- है, NO3- है, और फॉस्फेट आयन है, सल्फेट आयन है ना, क्लोरेट आयन है, और क्लोरीन के आयन है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। C6H5NH2 है,
और C5H5N N3 माइनस N2 NO2 माइनस SO3 2 माइनस Br माइनस, ये सीमावर्ती। ब्रोमीन किस में आ रहा है? सीमावर्ती में आ रहा है। और आयोडीन देखो मृदु क्षार के अंतर्गत आ रहा है, जबकि फ्लोरीन क्लोरीन के आयन किस में? कटु क्षार में आ रहे हैं। जब और ब्रोमीन किस में आ रहा है? तो सीमावर्ती में आ रहा है। और मृदु क्षार किस में आ रहा है? तो ये मृदु क्षार में आयोडीन माइनस आ रहा है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। H माइनस R माइनस C2H4 बेंजीन साइनाइड के आयन, है ना, कार्बोनिल आ गया। ये सारे स्पीसीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी का अपन क्लासिफिकेशन अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।